Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of OCM Standard 11 Commerce revision lecture for the export procedure. I already completed 7 different type of the stages that is related to the procedure. 7 अलग अलग stages हमने पार कर लिए. Let's move to the 8th one. पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ द गुड्स. लास्ट हमने देखा कि पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो अब इट इज़ क्लियर कि पोर्ट पर आप अपना गुड्स कैरी कर सकते हो, ला सकते हो. सो उसके बाद है पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स. पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड. द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. therefore it should be packed in such a way that it does not get damaged due to transportation or due to humidity in that atmosphere. So sometime in the atmosphere ये प्रॉब्लम अराइज होता है कि लंबे समय तक ये गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ह्यूमिडिटी आएगी, डैमेज हो सकता है गुड. तो ये सबकी याद रखने की ज़रूरत आपको ये है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम आफ्टर 1 और 2 वीक में आ जाता है, क्योंकि शिप बीच में चला जाता है. 1 महीने का टाइम होता है, तो 15 दिन में ये पर्टिकुलर बीच में जब शिप जाता है तो एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम अराइज होता है, रेन भी कई बार. तो पैकिंग ज़रूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो अच्छा रहना चाहिए. समटाइम्स शिपिंग कंपनीज ऑल्सो कंसिडर द साइज ऑफ द पैकिंग वाइल डिटरमाइनिंग द फेयर. तो शिपिंग कंपनीज जब भी वो पैकिंग जब करने की इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको, तो साइज़ के हिसाब से वो फेयर डिसाइड करती है ना. तो दे डिसाइड द साइज ऑफ द पैकिंग वाइल डिटरमाइनिंग द फेयर, कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए पैकिंग, क्योंकि उनका चलो पूरा शिप हमने बुक करवाया, चार्टर पार्टी एग्रीमेंट के हिसाब से हमने पूरा शिप बुक करवाया, तो सब गुड्स हमारा है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब ये पूरा एक एक्सपोर्ट कंपनी करती है तब चलता है. लेकिन जब पूरा शिप कंपनी जो होती है वो अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेस से गुड्स लेती है, तो शायद तब उस टाइम पर ये प्रॉब्लम अराइज होगा. तो उनके हिसाब से हमें ये फेयर के हिसाब से हमें पैकिंग करना पड़ेगा. सो द पैकिंग मस्ट बी डन एज पर द पैकिंग इंस्ट्रक्शन मेंशन बाय द इम्पोर्टर इन द ऑर्डर. दूसरी भी बात है, इम्पोर्टर ने जैसे पैकिंग मांगा है वैसा ही हम देना चाहेंगे, वैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की कंडीशन क्या है हमको नहीं मालूम है. कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका पैकिंग थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि चीज़ दिखनी चाहिए. अब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है तो चीज़ दिखेगी कैसे, तो पैकिंग उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए, है तो भी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें लिख सकते हो. सो उनकी डिमांड के ऊपर ही हमें पैकिंग करना है. मार्किंग ऑफ, ये पैकिंग की बात है. मार्किंग ऑफ सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द गुड्स ऑन द पैकिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी. तो जब पैकिंग अच्छा करते हो तो फिर मार्किंग भी नेसेसरी है. मार्किंग भी प्रॉपर वे में होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि मार्किंग की वजह से ही आप गुड्स प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंचता है, प्रॉपर जगह पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपने जो मार्किंग किया है वो गलत हो सकता है शायद, क्योंकि बाहर की कंट्री की जो लैंग्वेज है, हमारी कंट्री की लैंग्वेज, सब में फ़र्क आता है, जो भी है. तो ये मार्किंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है that is related to goods. So on the packing, details like the name and address of the importer and exporter, the name of the destination port, कहाँ उतरेगा गुड्स, weight of the goods etc. are mentioned in the marking. तो मार्किंग में जनरली हम सब कुछ कंपनी का नाम लिखते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का नाम लिखते हैं, राइट. कहाँ ये उतरेगा, डेस्टिनेशन कौन सा है, गुड्स का वेट क्या है, ये कॉमन रहता है ना, नेट वेट और सब कुछ, और कई कॉमन साइंस उस पर होती है. तो ये बात हुई पैकिंग एंड मार्किंग की. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स. इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गुड्स अगेंस्ट द पॉसिबल रिस्क इन द सी लाइक साइक्लोन, डैमेज इन द गुड्स ड्यू टू वेदर, ड्यू टू पायरेट्स एट्सेट्रा, द गुड्स हैज़ टू बी इंश्योर्ड टू गेट इकोनॉमिक रिटर्न, स्पेशली इट इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सी वे. तो इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, राइट. विद इन द पर्टिकुलर कंट्री में जब हम गुड्स बेचते हैं तभी करवाते, तो फिर ये तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जा रहा है ना, गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका रीज़न है गुड्स डैमेज हो गया, साइक्लोन आया, राइट, वेदर चेंज हो गया, उसकी वजह से पायरेट्स हुए, राइट. तो पायरेट्स पूरा शिप ले जाते हैं, कई बार आपको मालूम है. तो इंश्योरेंस करोड़ों रुपए का गुड्स है तो ज़रूरी है, क्योंकि गुड्स इंश्योर नहीं होंगे तो इकोनॉमिक रिटर्न आपको कैसे मिलेगा. और मोस्टली जब सी वे में जाता है तो ये ज़रूरी है ही है, क्योंकि समय ज़्यादा है, राइट, इसीलिए. So an agreement is made with the insurance company regarding this. तो इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ थोड़ा बहुत एग्रीमेंट करना ज़रूरी है. अगर ये एग्रीमेंट हो गया प्रॉपर तरीके से, तभी इंश्योरेंस कंपनी और ये जो एक्सपोर्टर है वो आगे निकलेंगे, आगे काम करेंगे. सो द एक्सपोर्टर ऑब्टेन द कवर नॉट. याद रखो,
इसकी वजह से, एंड एग्रीमेंट इज़ मेड विद द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग दिस। तो इन सब के लिए, क्योंकि हमें इकोनॉमिक रिटर्न लेना है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्टैक्ट करेंगे और उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा फिर, वो ऑब्टेन करेगा, लेगा कवर नॉट आफ्टर पेइंग द प्रीमियम डिटरमाइन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो भी हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी उसका इकोनॉमिक रिटर्न लेने के लिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। व्हेन वी विल पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव अस और वी विल ऑब्टेन दैट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी द कवर नॉट, राइट। और ये कवर नोट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज द पॉलिसी अगेंस्ट द कवर नोट। अगर आपके पास कवर नोट होगी तभी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इश्यू करेगी। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तभी कवर नोट मिलेगी, और कवर नोट मिलेगी तभी आपका पॉलिसी इश्यू होगा। तो ये बात हुई इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट वन, 10th वन हियर, ऑब्टेनिंग कार्टिंग ऑर्डर। ये कार्टिंग ऑर्डर क्या है? कार्टिंग ऑर्डर मीन्स परमिशन ऑफ बोर्डिंग गुड्स ऑन द शिप। अब आपका गुड्स पॉट पर तो पहुंच गया, मार्किंग किया, राइट, उसके ऊपर पैकिंग किया, उसके ऊपर मार्किंग किया, यानी पैकिंग मार्किंग किया, इंश्योरेंस भी आपके पास, कवर नोट है, पॉलिसी। अब क्या है, तो अब यह है कि आपका कार्टिंग ऑर्डर होना चाहिए। और ये क्या है कार्टिंग ऑर्डर? सिंपल, परमिशन ऑफ बोर्डिंग गुड्स ऑन द शिप, शिप के ऊपर गुड्स ले जाने की परमिशन। सो द एक्सपोर्टर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द पोर्ट अथॉरिटी फ्रॉम वेयर द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड, राइट। तो ये याद रखो कि एक्सपोर्टर क्या करता है, ऑलवेज ही हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन। एक्सपोर्टर को एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है पोर्ट अथॉरिटी को, राइट, कि द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड, राइट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर। तो ये कार्टिंग ऑर्डर लेने के लिए उन्हें, यानी कि एक्सपोर्टर को पोर्ट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन में क्या होगा, सी ऑल द डिटेल्स ऑफ शिपिंग बिल along with the details of the payment of excise duty are mentioned, right? तो यहाँ पर फिर से डिटेल भरनी पड़ेगी शिपिंग बिल में, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो आगे भी हमने एक्साइज ड्यूटी का भी इंफॉर्मेशन दिया था, यहाँ पर भी फिर से हमें इंफॉर्मेशन देगी। तो ये सब एक फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करने के बाद, राइट, when the exporter pays the port expenses, अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसेस बाकी है, यहाँ पर एक्सपोर्टर पेश करेगा port expenses like the charge of the transfer of the goods and the charge of boarding of the goods on the ship, and he obtains कार्टिंग ऑर्डर। तो ये जो कार्टिंग ऑर्डर है, राइट, ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा पोर्ट अथॉरिटी को, और पोर्ट अथॉरिटी को आप जो भी देंगे उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है शिपिंग बिल की वो देनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी की देनी पड़ेगी। उसके बाद ये एक्सपोर्टर अभी उसको ये पर्टिकुलर कार्टिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पोर्ट एक्सपेंसेस पे करने, आप गुड्स लाए, वहाँ रखे, ट्रांसफ़र किए, गुड्स चार्ज है बोर्डिंग का, चढ़ाने का, जो भी है, उसके बाद आपको मिलेगा ये कार्टिंग ऑर्डर, राइट। और इसके बाद जो आता है, राइट, वो है हमारा मेन थिंग, जो मैट रिसिप्ट। ये मैट रिसिप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जनरली जो कप्तान होता है, राइट, शिप का, उसे हम मैट बोलते हैं, वो जो भी गुड्स लोडेड होते हैं शिप में, राइट, उसके पर्टिकुलर आधार पर लोड होते, उसके ऊपर वो एक रिसीट बनाता है, राइट। और कई बार उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है वहाँ पर, वो हमें रिसिप्ट बना के देता है, उसे हम बोलते हैं मैट रिसिप्ट। और ये मैट रिसिप्ट अगर अच्छी, यानी कि अगर वो चेक करे और सब कुछ पैकिंग बराबर है, राइट, तो उसको वो प्रॉपरली शायद मैट रिसिप्ट दे देगा, उसे हम क्लीन रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया तो वो रिसिप्ट को कैंसिल कर देगा और रिमार्क करेगा फॉल्ट रिसिप्ट, इम्प्रॉपर लगेगा, गुड्स प्रॉपर से पैकिंग नहीं हुआ है, ऐसा उसको लगता है, तो ये हो सकता है। तो उसके बाद जो कई बार ऐसा होता है कि शिपिंग कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, क्लीन रिसिप्ट दे दी, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक तरीके से जा रहा है। तो ये मैट रिसिप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और सिंपल ये है कि ये मैट रिसिप्ट जो है, राइट, कि जो गुड्स जब आपने लोडेड कर दिए तो उसके बाद शिप उसकी अथॉरिटी नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेती, उनकी अथॉरिटी क्या है, उसको ले जाना। लेकिन अगर पैक नहीं हुए, जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट मांगा है उस हिसाब से स्पेसिफाइड मैनर में, और कुछ डैमेज हुआ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान विद इन द पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, तो उसके लिए शिपिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही बात मैट रिसिप्ट में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ 2 रिसिप्ट मिलती है, दोनों में से कोई भी एक, यानी या तो क्लीन रिसिप्ट या फिर फॉल्ट रिसिप्ट। ओके, सो ये सब काम जो मैट है वही करते हैं।
जो कप्तान होते हैं शिप के, राइट। तो शिप के कप्तान ही इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उसके हिसाब के आपको आगे ले जाना है। और इसके बाद भी अभी 3-4 पॉइंट हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मैट रेसिप फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा, डोंट वरी। थैंक यू।